हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीयूजीसी नेट जेआरएफ 2022 एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व एमसीक्यूज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज आई हैव ब्रॉट अप टू यू, जिनमें से हमने काफी सारे एमसीक्यूज किए हैं प्रीवियस सेशंस में। अगर आपने उन सेशंस को नहीं देखा है देन यू कैन गो टू माय चैनल स्मिता सिंह एडुटेनमेंट ऑन यूट्यूब एंड यू कैन सब्सक्राइब देम, ताकि आपको जो भी नए अपकमिंग वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ यूट्यूब पे उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सो आपको करना क्या है, आपको सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और बेल आइकॉन पे प्रेस करना है, ताकि जो नए वीडियोस मैं बना के डालती हूँ या फिर नए सेशंस लेती हूँ यूट्यूब पे, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे एंड देन ऑल यू कैन गेट बेनिफिटेड बाय माय classes. And also if somebody is in your friend circle is preparing for the same for code 55 human resource management and labor welfare, then you can let them know they also can avail my classes, right? So this is totally free of cost class, जिसमें मैं आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर की टोटल 10 यूनिट्स हैं। उन 10 यूनिट्स के थ्योरी पार्ट को मैं कवर करके दूंगी अपने इस चैनल पर एंड अलॉन्ग विद द थ्योरी पार्ट आई कंप्लीट एमसीक्यूज पीवाईक्यूज, जो वो एमसीक्यूज में सॉल्व करवाऊंगी, वो पीवाईक्यूज में आपके लिए लेके आऊंगी जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे एंड वो एग्जाम में आ सकते हैं वोकेशन क्वेश्चंस। सो उन पे बात करेंगे। सो आज का हमारा जो क्वेश्चन होगा हम उन पे बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सो लेट मी कम टू द स्लाइड फर्स्ट। ये सारे सेशंस जो ये सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर, ये मैंने प्रीवियस सेशंस में लिए हुए हैं। सो आप इन पे एक बार और ग्लिम्स डाल सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी मेरी क्लासेस ली हैं तो आप उनको रैंडमली देख लिया करिए एंड ऑल्सो अगर जिन्होंने नहीं देखा है, जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, वो जाके सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, राइट? सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द करेंट वेज ceiling per month for a person employed on a wage or salary to be considered as an employee under the Payment of Bonus Act 1965? Let me read the question again. What is the current wage ceiling per month for a person employed on a wage or salary to be considered as an employee under the Payment of Bonus Act 1965? I hope आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. So let's read options. Option number 1, not exceeding 10,000 rupees. Second, not exceeding 21,000 rupees. Third, not exceeding 8,000 rupees. And fourth, not exceeding 18,000 rupees. आपको क्वेश्चन को फिर से अपने खुद से आपको एक बार क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है। आप एक बार खुद से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर नहीं भी आपको क्वेश्चन आता होगा तो आप एक तुक्का मार सकते हैं। आप एक कहते हैं ना कि आप जब किसी भी क्वेश्चन को एक बार, दो बार या तीन बार पढ़ते हैं तो आपको एक एक उस क्वेश्चन में होप दिखने लगती है आपको कि ये क्वेश्चन मैं इसको सही कर सकता हूँ, सही मार्क कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट? सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नॉट एक्सीडिंग 21,000 रुपीज, राइट? सो पहले ये 18,000 हुआ करता था, लेकिन अभी क्या है, 21,000 हो गया है। जो किसी भी पर्सन की जो वेज सीलिंग है, राइट? सो उसको एज अ आप बोनस एक्ट के तहत उसको कवर किया गया है कि उस पर्सन को बोनस दिया जाएगा अगर उसकी सैलरी 21,000 या 21,000 से कम है, राइट? So this is the correct answer for this question. Option number 2, not exceeding 21,000 rupees. Let's move to the next question. Which of the following statements relating to the court of inquiry is not correct? आपको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बारे में बात की गई है और जो कि करेक्ट नहीं है वो स्टेटमेंट बताना है आपको, राइट? सो ऑप्शन नंबर 1, the court may consist of one or more persons. Second, the court is required to submit its report within a period of 3 months from the commencement of inquiry. Third, the court inquiry is an ad hoc body. And fourth, the court inquiry is preliminary of fact finding machinery. So आपको सही आंसर मार्क करना है। आपको एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड करिए खुद से एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। And again, the right answer for this question is option number 2. The court is required to submit its not
इट्स रिपोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि इनकरेक्ट है। नॉट करेक्ट पूछा था आपको क्वेश्चन में, सो ये जो आपका ऑप्शन है वो नॉट करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। सो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी की अगर आप बात करते हैं तीन ऑप्शंस की जो 1, 3rd एंड 4th है, क्या बात की गई है, लाइक क्वेश्चन में दो तरह से पूछ लेते हैं क्वेश्चन, एक तो नॉट लगा के या फिर सिंपल क्वेश्चन पूछ देते हैं, राइट, कि क्या स्टेटमेंट से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, राइट। आपको स्टेटमेंट दे दिए गए हैं और आपको सही मार्क करना है। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में नॉट पूछा था तो एक नेगेटिव डाल दिया गया, उसमें कुछ ऐसा डाल दिया गया, स्टेटमेंट को ऐसा बनाया गया कि वो आपको नॉट करेक्ट लगे, तो वो नॉट करेक्ट आप चूज कर लेते हैं। लेकिन जो आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन क्या है, द कोर्ट में कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर पर्सन, सो ये बात सही है। जब आप कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की बात करेंगे, सो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में क्या होता है, कितने मेंबर्स होने चाहिए, दैट कोर्ट में कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर पर्सन, दैट इज करेक्ट। थर्ड देखेंगे, द कोर्ट इंक्वायरी इज एन एडॉक बॉडी, जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है किस टाइप की बॉडी होती है, दैट इज एडॉक बॉडी। एंड फोर्थ ऑप्शन इज द कोर्ट इंक्वायरी इज प्रिलिमिनरी ऑफ फैक्ट फाइंडिंग मशीनरी, जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी से समझ रहे हैं ना आप कि इंक्वायरी करते हैं, तो इंक्वायरी का मतलब क्या होता है कि आप पहले फैक्ट फाइंड करते हैं। सो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को क्या बोलते हैं, फैक्ट फाइंडिंग मशीनरी कहते हैं, राइट। अगर इस क्वेश्चन में नॉट में ही पूछा होता ना, तो ये तीनों ऑप्शंस आपके सही हो गए होते, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, और वहां पे जो ऑप्शंस की फॉर्म जो आंसर की फॉर्मेशन होता है ना वो कुछ और होता है। वहां पे पूछ लेता कि 1, 3, 4 सही है, या फिर 1, 2 सही है, या फिर 2 ओनली सही है, या फिर 1, 3, 4 सही है। तो इस तरह से क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन के बेसिस पे आप आंसर जो आपको बताना होता है, उसका फॉर्मेशन क्वेश्चन का कुछ और होता अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता। तो फिलहाल यहाँ पे नॉट है, तो नॉट में आपको क्या देखना था, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट एंड द सही आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। बाकी की आपको समझना है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी किस टाइप की बॉडी होती है, वो एडॉक बॉडी होती है, उसमें कितने पर्सन्स होते हैं, दैट इज 1 और मोर पर्सन्स होते हैं, वो किस टाइप की मशीनरी होती है, वो फैक्ट फाइंडिंग मशीनरी होती है। तो इससे आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The provisions relating to voluntary arbitration was included in the Industrial Disputes Act 1947 through an amendment in the year. Let me read the question again. The provisions relating to voluntary arbitration was included in the Industrial Disputes Act 1947 through an amendment in the year. आपको year बताना है, आपके सामने years हैं, फर्स्ट 1948, सेकेंड 1956, थर्ड 1962 एंड फोर्थ 1971। आप एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होते हैं, इनको रटने की जरूरत होती है, रटने इन सेंस कि आपको एक रिटेन रखने वाली बात होती है, रटने से तो नहीं याद होता है कोई भी चीज, लेकिन आपको एक ग्लिम्स डालना होता है। जो ईयर वाइज क्वेश्चंस होते हैं ना, तो इनमें आपको थोड़ा ग्लिम्स डालने की जरूरत होती है कि उन क्वेश्चन को थोड़ा, उन क्वेश्चन का रिपीटिशन जरूरी है, आपको एक बार बीच बीच में देखना चाहिए इन क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को। So here the correct answer for this question is option number 2, 1956। ठीक है, सो क्या बात कर रहे हैं कि रिलेटिंग टू प्रोविजंस रिलेटिंग टू वॉलंटरी आर्बिट्रेशन was included in the Industrial Dispute Act 1947 through an amendment in the year. किस ईयर में ये अमेंडमेंट हुआ था, दैट वाज इन 1956 में। लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन डिसिप्लिनरी प्रोसीजर इन देयर राइट ऑर्डर। आपको राइट ऑर्डर में, राइट सीक्वेंस में इनको करना है। सो सबसे पहला देखेंगे ऑप्शन ए, फ्रेमिंग एंड इश्यू ऑफ चेंज चार्जशीट, बी डोमेस्टिक इंक्वायरी, सी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, डी रिपोर्टिंग ऑफ मिसकंडक्ट टू डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, E notice of inquiry, F findings of inquiry officer, G examination of evidences, H closure। आपको सही आंसर बताना है इसमें, राइट। सो आप ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप पहला और लास्ट का मैच करके देखेंगे, सबसे पहले क्या आना चाहिए, कॉमन क्या दिख रहा है आपको। जैसे सारे ऑप्शंस में कॉमन क्या दिख रहा है, तो आप देखेंगे सब सारे ऑप्शन से कॉमन क्या दिख रहा है, डी डी डी
1 2 3 4 सब में डी पहले, इसका मतलब अगर आपको बिल्कुल क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है तब की बात कर रही हूँ। वैसे तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप सिंपल एक अंदाजा लगा लेंगे, इवन आपको पता चल जाएगा कि क्या पहले होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं जिनमें आपको सच में अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम होती है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो आप देखेंगे कि ऑप्शंस में आप ऑप्शंस जो बनाए हुए हैं उनकी फॉर्मेशन क्या है, उसके बेसिस पे आप एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेके आप क्वेश्चन को सही मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे वो टेक्निक हम यूज करेंगे फिलहाल, कि जो आप देखेंगे 1 2 3 4 सब में डी 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 डी, पहले में डी आया, इसका मतलब कि रिपोर्टिंग ऑफ मिसकंडक्ट टू डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, इसका मतलब कि ये तो पहले ही आना चाहिए। तो ये स्टार्टिंग सबसे पहला जो लेवल होगा, जो सीक्वेंस होगा, सबसे फर्स्ट सीक्वेंस होगा, जो फर्स्ट स्टेप होगा, दैट इज रिपोर्टिंग ऑफ मिसकंडक्ट ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो सही बात है, सब कभी भी कोई भी इंक्वायरी करने जाएंगे तो पहले सबसे पहले आप मिसकंडक्ट को रिपोर्ट करेंगे, राइट। उसके बाद क्या करेंगे आप देखेंगे बाकी के ऑप्शन। अब देखिए लास्ट में दो में देखा, ऑप्शन 1 एंड 2 में देख रहे हैं कि एफ दिया है और 3 एंड 4 में एच दिया गया है। तो अब दोनों में देखेंगे कि क्या दोनों में से कौन सा सही हो सकता है। जैसे एच दोनों में दिया गया, थर्ड एंड फोर्थ में देखेंगे उसमें कि यहाँ पे क्लोजर की बात की गई है, तो क्लोजर क्लोजर आपको लगेगा कि क्लोजर लास्ट में होना चाहिए। चलो एफ को भी देख लेगी, एफ लास्ट में होना चाहिए। तो फिर क्या वहां पे दिया गया है, दैट इज फाइंडिंग ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या सीक्वेंस है। आप थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि एच लास्ट में होना चाहिए या फिर एफ होना चाहिए, राइट। सो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा स्टॉप करेंगे, आप बीच के ऑप्शंस को भी देखेंगे। अब शुरुआत से हम शुरू करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड को देखेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन को देखेंगे। दोनों में डी दिख रहा है, थर्ड एंड फोर्थ को अभी नहीं देखेंगे, राइट। अब देखेंगे ई आया है, डी के बाद ई आया है, ई देखेंगे नोटिस ऑफ इंक्वायरी फर्स्ट में दिया गया है, और बी में क्या दिया गया है, मतलब सेकंड में क्या दिया गया है, सी दिया गया, दैट इज प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो नोटिस ऑफ इंक्वायरी या फिर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्या होना चाहिए। तो आप एक बार जब दिमाग लगाएंगे, लॉजिक्स लगाएंगे, तो सोचेंगे कि अरे नहीं, पहले तो फिर जब आप रिपोर्ट कर लेंगे किसी भी मिसकंडक्ट को, तो फिर आप क्या करेंगे, आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे, ना कि नोटिस ऑफ इंक्वायरी करेंगे, डायरेक्टली नोटिस नहीं भेज देंगे। फिर आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, जब रिपोर्ट जो मिसकंडक्ट है उसको रिपोर्ट करने के बाद आप प्रिलिमिनरी एक पहले लेवल की आप इंक्वायरी करेंगे। सो आपको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 में ये सी दिख रहा है, तो आपको लगेगा डी के बाद सी ही आना चाहिए, राइट। सो अगर डी के बाद सी अगर आपने कर लिया, तो बाकी के 1 3 एंड 4 सब में डी के बाद सी नहीं आया हुआ है, तो आप ऐसे ही इस क्वेश्चन को, बाकी के क्वेश्चन ना देखते हुए ऑप्शंस, आप ऐसे ही क्वेश्चन को सही मार्क कर सकते हैं। क्योंकि ये जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं लोगों को कंफ्यूज करते हैं, टाइम टेकिंग हो जाता है और फिर बाद में आपको टाइम बचता ही नहीं है मैथ सॉल्व करने के लिए, राइट। सो आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह से ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके कि दिमाग का यूज करेंगे, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे निकलेंगे, राइट। सो देखेंगे अभी क्या है कि अभी हमें पता चल गया कि सेकंड नंबर मतलब सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो अभी देखेंगे डी क्या कह रहा है, रिपोर्टिंग ऑफ मिसकंडक्ट और टू डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, सी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, ए फ्रेमिंग एंड इशू ऑफ चार्जशीट, फिर उसके बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद फ्रेम करेंगे एंड इशू द चार्जशीट, फिर आप चार्जशीट इशू करेंगे। उसके बाद क्या आपका आएगा ऑप्शन, दैट इज ई। उसके बाद आएगा नोटिस ऑफ इंक्वायरी, जब चार्जशीट जारी हो जाएगा उसके बाद आप नोटिस ऑफ इंक्वायरी की बात करेंगे। फिर बात करेंगे आप डोमेस्टिक इंक्वायरी की, जो कि है बी। बी के बाद देखेंगे जी आ रहा है, एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंसेस। फिर डोमेस्टिक इंक्वायरी के बाद आप एग्जामाइन करेंगे एविडेंसेस का। उसके बाद आपका क्लोजर फेज आएगा, आप क्लोजर की तरफ जाएंगे। उसके बाद आपका क्या आएगा, फाइंडिंग ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, फिर आप इंक्वायरी की ऑफिसर के पास जाएंगे, राइट। सो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस हो गया, डी सी ए ई बी जी एच एफ, राइट। कहीं भी आकर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, आई विल वर्क ऑन दैट। आपके लिए अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि चीजें सही से मैं नहीं समझा पाई हूँ या फिर आप समझ नहीं पाए हैं, कहीं पर कहीं किसी भी तरह का लैक है, पीपीटी में प्रॉब्लम है, कंटेंट में प्रॉब्लम है, आप मुझे बता सकते हैं, आई विल वर्क ऑन दैट, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following advocated the philosophy of courts to courts in India? So आपको बताना है कि courts to court in India किसकी फिलोसफी है, किसने एडवोकेट किया था इस फिलोसफी को, इस फिलोसफी के को एडवोकेट करने वाले कौन है, कोर्ट्स टू कोर्ट्स के की फिलोसफी को एडवोकेट करने वाले कौन पर्सन है। जीएल नंदा है, जगजीवन राम है, वीवी गिरी है, या फिर जेएल नेहरू है।
कौन है आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जीएल नंदा। जीएल नंदा ने कोर्ट्स टू कोर्ट्स की बात की थी, उन्होंने इस फिलोसफी को एडवोकेट किया था। जीएल नंदा ने कोर्ट्स टू कोर्ट्स की फिलोसफी को एडवोकेट किया था। आपको ये बात याद रखनी है, राइट। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे इस सेशन का। इसके बाद मैं आगे की जो 100 क्वेश्चन की सीरीज है उसके आगे के पार्ट को मैं कराऊंगी, राइट। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का, सो हम ध्यान से देखेंगे। असर्शन ए क्या कह रहा है, chronological age is rather crude measure of time since birth which can hide a multitude of individual differences in vigor, energy, enthusiasm, fitness, and so on. However, cognitive age could be a facet of personality related to openness to experience. अगेन पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, आई मीन टू से दैट असर्शन को फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन जब लेंदी हो जाते हैं ना, तो उसको समझ में अगर आपको ना आए तो आप उसको टुकड़ों में पढ़ के समझिए, या फिर आप उसको एक बार 2 बार और पढ़िए आप, थोड़ा सरसरी नजर से। ज्यादा ऐसा भी नहीं कि आप एकदम टाइम दे दीजिए एग्जाम के टाइम में और आप एक ही क्वेश्चन में फंसे रह गए, ऐसा भी नहीं करना है आपको। अगर ज्यादा परेशान कर रहा है क्वेश्चन तो आप आगे बढ़ जाइए, उसको लास्ट में सॉल्व करिएगा। असर्शन ये देखेंगे, chronological age is rather crude measure of time since birth which can hide a multitude of individual differences in vigor, energy, enthusiasm, fitness, and so on. However, cognitive age could be a facet of personality related to openness to experience. बिकॉज आप जब भी असर्शन रीजन की क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो आप जब भी रीजन को पढ़ेंगे आप असर्शन के बाद आप बिकॉज लगा के रीजन को पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे बात करेंगे, बिकॉज कंज्यूमर फिलोसफी प्रोवाइड्स एविडेंस दैट कॉग्निटिव एज इज अ मच बेटर guide to people's buying habits, leisure pursuits, and so on than chronological age. सो आप इस क्वेश्चन को खुद से एक बार और पढ़ेंगे, बिकॉज लगा के आप पढ़ेंगे, एंड देन आप क्वेश्चन को फट से सॉल्व कर लेंगे, राइट। सो इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, आई थिंक आपको पढ़ना चाहिए एक बार फिर से। सो आई होप आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए एंड आर बोथ आर ट्रू, आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। दोनों ही ट्रू हैं, दोनों ही सही हैं, लेकिन जो आर है, रीजन आर है, वो सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन का, इसलिए सही तो दोनों है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राइट। सो आई थिंक आपको ये सेशन पसंद आया होगा, जो भी मैंने पढ़ाया आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा, और आप अगेन एंड अगेन इस क्वेश्चन की जो सीरीज है उनको आप देखते रहेंगे ताकि आप भूले ना, आपका एक ग्रिप बना रहे, उन क्वेश्चंस पे आपकी ग्रिप बनी रहे, एंड आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए, एंड आई होप आई विश कि आपको इस बार सक्सेस हासिल हो, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।